हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीकेटी केमिस्ट्री में। बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के प्योर न्यूमेरिकल की, जिनके पेपर में आने की 100% पॉसिबिलिटीज़ है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सलूशन भी बताऊंगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आज हमारा 3 चैप्टर टारगेट है, इलेक्ट्रोकेमिकल के न्यूमेरिकल और कोऑर्डिनेशन की थियरी। ठीक है, चलिए मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल 298 केल्विन और साथ में डेल्टा जी। एक चीज सुनो, अगर कभी ऐसा कंसंट्रेशन दे 0.1, m मतलब होता है मोलैरिटी कंसंट्रेशन, अगर 0.1 0.0 अगर ऐसा कुछ कंसंट्रेशन लिखा गया है तो आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, जो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, और लॉग मैट्रिक से बता दूं ए नोट की कंसंट्रेशन बाई कैथोड की कंसंट्रेशन। ये पहले आप फार्मूला लिख लोगे। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये जो बेटा ई नॉट सेल है ना, ई नॉट सेल, इसको मैं यहां खोपचे में बता देता हूं आपको। ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ध्यान से सुनो, ये जो रिएक्शन लिख दिया गया है, ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन। अब एक ट्रिक जानो, जो सॉलिड फॉर्म में लिखा गया है ना, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता। अब इस रिएक्शन को देख के पता करना है कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। और एक तुमको सस्ती ट्रिक बता दूं, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा। जो लोग कैथोड एनोड ना पहचान पाओ ना, तो बड़ी और छोटी गिनती तो पहचान लोगे। तो आप देखो, गिवन दिया है ना, ये क्या दिया है माइनस 0.74 और ये दिया है माइनस 0.44। तो भाई देखो, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। माइनस में जो बड़ा होगा समझ लो क्या है, बोलो छोटा। अच्छा, ये कैथोड एनोड भी पता करा दूं, सुनिए। इस पर है 3 दूनी 6 प्लस 6 चार्ज, और यहां पर पहुंचकर अगर यफी देखें तो यहां यफी केवल मेटल है, इस पर 0 हो गया। तो मतलब इधर से इधर जाने पर मैथ के हिसाब से गिनती घटती है। और मैंने एक ट्रिक बताया था कि यहां 3 × 2 6 है, 6, और आगे जाने पर 0 है। अगर मैथ के हिसाब से गिनती घट रही है तो समझ लो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और ये जो लिखा गया है, यहां पर लोन काम करता है। लोन लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन और एनोड पर निगेटिव। लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। इसका मतलब आपने पकड़ लिया कि यफी का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। समझिए, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। बचा कौन, क्रोमियम, तो एनोड होगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे सर बड़ी माथा पच्ची करनी पड़े, तो तुम्हारे लिए तो आसान कर दे रहा हूं भैया ना, ई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बड़ी गिनती छोटी गिनती घटा दो। तो आइए चलिए, माइनस 0.44 माइनस 0.76, ये आ जाएगा 0.3 वोल्ट के करीब, ये आ गया। आइए छाप दें। अब देखो, हो गया ई सेल इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट माइनस 0.059 अपान एन। एन हमारे लिए चैलेंजिंग है, एन हमारे लिए चैलेंजिंग है। समझना जरा एन के बारे में। इधर देखिए, अगर बेटा, अगर यहां क्रोमियम +2 लिखा है और यहां Fe +2 लिखा है, फॉर एग्जांपल इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, अगर दोनों तरफ चार्ज बराबर है तो n की वैल्यू वही हो जाएगी, 2 3 4। लेकिन सुनो, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर यहां 2 है, ठीक है, सॉरी, अगर यहां 3 है तो 3 2 जा कितना 6, यहां कितना है 2, तो अब n की वैल्यू 2 नहीं होगी। अब आपको एक काम ऐसा कर, मान लो यहां +3 है, ये 3 2 जा 6 हो गया, यहां कितना है 3, तो यहां तो वैल्यू 6 आ रही है, यहां 3 आ रही है, तो इसको ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 हो जाए। तो अगर मैं 2 से कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा। तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 6 हो जाएगी। तो अगर दोनों तरफ बराबर हैं तो n की वैल्यू वही होगी, नहीं हो तो इक्वल करने की कोशिश करिए। आइए अपना रिएक्शन देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, हाँ 6 इधर, इससे इसमें मल्टीप्लाई, 6 चार्ज इधर, 6 चार्ज इधर। बहुत अच्छा, n की वैल्यू 6 आ गई। लॉग, बोलो एनोड क्या है,
एनोड क्या है? अभी बताया मैंने आपको, एनोड है कौन? जब कैथोड को मैंने बता दिया कि Fe है, इसका मतलब एनोड कौन है? क्रोमियम। तो बोलो क्रोमियम की कंसंट्रेशन क्या लिखी है? ये लिखिए, ये लिखिए, ये 0.01 अपान, बोलो कैथोड की क्या लिखी है? 0.1। क्लियर? अब ऐसा ब्रैकेट लगा दो कंसंट्रेशन का, ठीक है? इसका है 0.01 और इनका है 0.1। क्लियर? अब हमने गलती कर दी। गलती क्या है? जब आप किसी की कंसंट्रेशन को लिखो बेटा और उसके आगे कुछ कोफिशिएंट लिखा हो, उसके आगे कोफिशिएंट लिखा हो, जैसे मान लो इनके आगे क्या लिखा है? 3, तो ऊपर पावर 3 लेते जाओ। इनके आगे क्या लिखा है? 2, तो ऊपर पावर 2 लेके जाओ। ये ब्लंडर मिस्टेक बच्चे करते हैं। मान लो कंसंट्रेशन लिख दिए, एनोड की कंसंट्रेशन, कैथोड की कंसंट्रेशन। एनोड की ये आ गई, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है, अगर आगे है तो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब ये क्या हो गया? ये हो गया E सेल इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट माइनस 0.059/6 लॉग। इसको लिख सकते हो 10 टू पावर -2, तो 10 टू पावर -2 की पावर 2 हो गया, और अपान इसको लिख सकते हो 10 टू पावर -1 इनकी पावर 3 हो गया। बोलो हुआ? अरे बोलो भाई। अच्छा, ये लिख सकते हो 10 टू पावर -4, ये लिख सकते हो 10 टू पावर -3। क्लियर? ये हो गया आपका लॉग 10 टू पावर -4 अपान 10 टू पावर -3। अब इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो लॉग 10 टू पावर -4 इंटू लॉग 10 टू पावर 3 हो जाएगा। बात समझे? इसका मतलब अगर आप यहां कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में 1 आएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और कुछ लोग कहेंगे सर log है तो log टेबल देखना पड़ेगा। अरे log टेबल की जरूरत है क्या है? पेपर में क्वेश्चन आ गया और सब कुछ 0 हो जा रहा है तो तुमको log टेबल की जरूरत ही क्या है? इधर वाली कहानी 0 हो गई। बचाइए, इनसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आगे का काम तुमको करना है, मैंने सारा कुछ बता दिया। क्लियर? अब बात समझो। अब इसके जैसा कई क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे सब कुछ दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। हो सकता है कंसंट्रेशन बदली हो सकता है चार्ज बदला हो। लगे हाथ एक क्वेश्चन में कहता है, लगे हाथ कहता है डेल्टा जी कैलकुलेट करो, लगे हाथ कहेगा डेल्टा जी कैलकुलेट करो। तो आइए इधर देखते हैं खोपचे में, बहुत आसान है। डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF E नॉट सेल। तो बोलो डेल्टा जी इक्वल टू, इस इक्वेशन से यन आपने 6 निकाला था, यन 6 लिख दो। F की वैल्यू 96,500 होती है 1 फैराडे, और E नॉट सेल तुमने 0.3 निकाला था। लो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, डेल्टा जी भी निकल गया। एक तीर से 2 निशाना। E नॉट सेल भी निकलेगा मतलब EMF, और डेल्टा जी भी निकल जाएगा। देखो कितना आसान है। यन तुमने निकाला ही है, E नॉट सेल निकाला ही है, 1 फैराडे की वैल्यू पता है तो निकल आएगा। क्लियर? अच्छा, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लिए रहेगा। मैं यहाँ नीचे वाला पार्ट ये इरेज कर रहा हूँ, ऐसे ये वाला पार्ट, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो वैसे ही। हाँ बिल्कुल वैसे है, बिल्कुल वैसे है। देखो कंसंट्रेशन दी गई है, कंसंट्रेशन दी गई है तो तुरंत लगाओ E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग एनोड की कंसंट्रेशन बाई कैथोड की कंसंट्रेशन लगा दिए। चलो भाई आप बताओ, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। एक बात सुनो, ये जो डबल लाइन है इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके इस तरफ जो भी लिखा होगा वो एनोड होगा, और उसके इस तरफ जो भी लिखा होगा वो कैथोड होगा। अगर ऐसा बन के आ गया तो बड़ा आसान। और सुनो, अगर इस साइड में H+ लिखा है, H2 लिखा है, प्लेटिनम लिखा है, तो समझ लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल 0 होता है। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू दी गई है, इनकी वैल्यू 0 है, तो जो ये वैल्यू है वही आएगा ना। गलत है। सुनो जरा, अगर आप E सेल इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम करोगे तो मैक्सिमम होगा 0.0 और मिनिमम होगा 0.44, तो ये आएगा प्लस 0.44, मतलब ये माइनस नहीं आएगा, E नॉट आएगा प्लस 0.44। तो ये हो गया 0.44 माइनस 0.059। आओ यन तलाशते हैं। 2 चार्ज इन पर,
2 चार्ज इन पर, 1 चार्ज इन पर। अरे 1 है तो बैलेंस कर लो भैया, 1 है तो बैलेंस कर लो, 2 1 जा 2, ये भी हो गया। तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 2। आप समझदार हैं, बोलो एनोड इधर वाला, एनोड की कंसंट्रेशन है 0.001 जिसको 10⁻³ लिख सकते हो। कैथोड की कंसंट्रेशन 0.01 जिसको 10⁻² लिख सकते हो। क्या सर इसके ऊपर कुछ पावर लिखी जाएगी? नहीं, पावर इसमें तो नहीं लिखी जाएगी, लेकिन इस वाले में पावर ऊपर 2 लिखी जाएगी। क्यों? देखो H+ के आगे क्या है? 2। जो कोफिशिएंट होगा कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में चला जाएगा। ये गया क्या? Fe के आगे कुछ है ना? कुछ नहीं है, तो यहां कोई पावर में नहीं जाएगा। अभी पावर सॉल्व करना ऊपर आपको बताया हूं, यहां से देख लीजिएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या पूछता है? कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 10⁻⁻m मेथनोइक एसिड इज इतना सीमेन सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, और अल्फा बराबर होता है लैम्डा m c अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। लैम्डा m इनफाइनाइट ये वाला होता है, लैम्डा m c अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। ये ऊपर वाला होता है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, और ये होता है, ये भी होता है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कोलराउस के ला पे लगता है, कोलराउस के ला पे लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन जानने से पहले एक बार मैं ये क्वेश्चन बताता हूं, ये क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? पहले एक चीज सुनिए, अगर कोई कहता है कैलकुलेट लैम्डा m, चाहे नॉट लिखे या ऐसा लिखे, तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप CH3COOH एसिटिक एसिड, और गिवन है CH3COO माइनस का लैम्डा m इनफाइनाइट 20, मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं, सीमेन सेंटीमीटर, और H+ का दिया गया है 40 लैम्डा m इनफाइनाइट। समझो, अरे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप लोग जानते रहना। अब बताओ, नियम ये होता है, अगर किसी का लैम्डा m इनफाइनाइट निकालना है तो केटायन का मोलर कंडक्टेंस और एनायन का मोलर कंडक्टेंस ऐड कर लो, मतलब आप ऐड कर लो 20 और 40 बराबर क्या? 60। ये तुम्हारा आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटिव डाइल्यूशन। किसका? ये मोल एसिटिक एसिड का। तो ये वाला ऐसे निकलता है, लैम्डा इनफाइनाइट ऐसे निकालते हैं। प्लस और माइनस की वैल्यू दी होगी, प्लस और माइनस का मोलर कंडक्टेंस दिया होगा, दोनों को बच्चों की तरह जैसे प्राइमरी के बच्चे ऐड करते हैं, दोनों डिजिट ऐड कर लो आंसर पाओ, ऐड करो आंसर पाओ। लेकिन जोड़ का झटका धीरे से तब लगेगा जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये नीट में भी 2 साल पहले पूछा जा चुका है। कहेगा कैलकुलेट द लैम्डा m इनफाइनाइट माने मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटिव डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड माने CH3COO। इसका निकालना, इनका निकालना है। आओ चेक करें, HCl दिया है, NaCl दिया है, CH3COO। लो भाई, ये क्या पूछ रहा है? एसिटिक एसिड का। इनके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, दिया है HCl के बारे में, NaCl के बारे में, CH3COO Na के बारे में, मतलब सोडियम स्टेट दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, HCl दिया है, ठीक है। और एसिटिक एसिड के बारे में कुछ दिए नहीं है, जिसके बारे में पूछ रहा है उनके बारे में कुछ दिया ही नहीं गया। तो ऐसे क्वेश्चन में एक चालाकी लगानी है, आप ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके प्रोडक्ट में भाई साहब दिख जाए, और बहुत माथा पच्ची नहीं करना, बन जाएगा। आओ ये बड़ा वाला नोट करो, CH3COO Na और साथ में ले लो HCl। तो देखना जरा क्या है, बोलो ये NaCl बना, H इनके साथ आ गया तो बन गया CH3COOH और साथ में क्या बोलो? NaCl। जब इक्वेशन बन जाए तो सबकी वैल्यू चुपके से नीचे लिख लो। इनकी वैल्यू क्या है? Na वाले की वैल्यू कितनी थी? 91,
HCl की क्या है 426, इनकी तो निकालना ही है, और NaCl की है 126। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब तो बहुत आसान है, इन दोनों की वैल्यू ऐड कर लो और इनकी वैल्यू माइनस कर दो, जो आएगा वो एस्टिक एसिड का आ जाएगा। मतलब ऐसा लिखेंगे लैम्डा m CH3COONA प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट व्हाट NaCl। मतलब ये हो जाएगा 91 प्लस 426 माइनस 126। 91 इनका हो गया, HCl का कितना था, HCl का था 426 माइनस NaCl का कितना है, NaCl का है 126 ऐसा। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, इन इधर वाले दोनों को ऐड करना है, वो वाला माइनस कर देना है, तो किसका आ जाएगा बोलो, एस्टिक एसिड का आ जाएगा। क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस। किस पर, इन्फिनिटिव डाइल्यूशन पर। अब अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूं तो बेटा एक चीज ध्यान दो, आपको क्या दिया है, लैम्डा m नॉट दिया है ना HCl 349.5 और HCOO माइनस दिया है 50.5। तो मोटा लैम्डा में इन्फिनिटिव इक्वल टू होता है केटायन और प्लस क्या बोलो एनायन, अभी जैसा बता रहा था। तो आओ जोड़ देते हैं 349.5 प्लस 50.5, इनको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, लगभग ये 549 और मतलब मान के चलो आप कि लगभग 400 के करीब आएगा। ठीक है, 399 पॉइंट कुछ आएगा। चलो भैया ये आ गया लगभग 400 के करीब। क्लियर, आप निकाल लेना इसको, नियर अबाउट 400 के करीब आ गया। एक चीज तो तुमको मिल गया। अब आ गया लैम्डा MC। सुनो, इसका फार्मूला होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू 1000 बाई C माने कंसंट्रेशन, या आप यहां पर मोलैरिटी लिख सकते हो। तो आप कप्पा मतलब क्या, कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी कितना दिया है, ये दिया है, कंडक्टिविटी दिया है 5.25 इंटू 10⁻⁵ इंटू व्हाट 1000 अपान कंसंट्रेशन, जिसके बगल में यम लिखा है समझ लो वही कंसंट्रेशन है। ये है 2.5 इंटू 10⁻⁴, ये मिल गया आपको। अब लो भाई, अगर ये मिल गया तो लैम्डा m निकल आएगा। क्या निकल आएगा, लैम्डा m निकल आएगा। अच्छा एक मिनट रुकिए, अगर ये निकल गया तो आपको मिल जाएगा लैम्डा m, और जो लैम्डा m आपको मिलेगा, एक मिनट बच्चों वेट करिएगा, लैम्डा m ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आपको मिल रहा है लगभग 210 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, 210 मिल रहा है ये सब कैलकुलेट करने पर। क्लियर, तो अब बताओ लैम्डा MC मिल गया तुमको 210 और नीचे लैम्डा में इन्फिनिटिव लगभग 400 के करीब निकल गया। तो अब क्या निकाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल लीजिए। तो अल्फा बराबर होता है लैम्डा MC, मतलब ये मोलर कंडक्टेंस है जिसका फार्मूला ये है। और इनका बता दिया मैं, अगर केटायन एनायन दिया है तो जोड़ लो, नहीं दिया है तो 2 को जोड़ो, तीसरे को घटा दो, 2 को ऐड करो, थर्ड को माइनस करो, तब आ जाएगा। अच्छा कुछ क्वेश्चन में आपको एक आध चीज दी रहती, ये दिया होगा ये कैलकुलेट करना होगा, ये दिया होगा ये कैलकुलेट करना होगा, तभी क्या आएगा, अल्फा आएगा। आई होप आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जो PDF मैं नीचे दूंगा उस क्वेश्चन को आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करना। तो ये 4 बेहतरीन क्वेश्चन रहे जिनके पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल ही ज्यादा आता है। मैं एक 5वां क्वेश्चन लिखने चल रहा हूं बोर्ड पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो फैराडे लॉ पर है। वो क्वेश्चन है फैराडे लॉ पर पूछा जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पे हो गया, मोलर कंडक्टेंस पे बता दिया आपको मैंने, और मैंने आपको कोलराउस लॉ पर बता दिया, मैंने नर्स्ट इक्वेशन पर आपको बता दिया कि क्या होगा। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखने चल रहा हूं। देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो हमारा फैराडे लॉ पर है, जिसका फार्मूला होता है W = m × I × T अपान N × F, और F को मैं लिख दे रहा हूं 96500 मतलब 1 फैराडे। W = m × I × T। देख बेटा I होता है करंट इन एम्पियर, और T होता है टाइम इन सेकंड। यन तुम निकालना जानते ही हो,
एन क्या होता है, क्लियर, और m इज इक्वल टू होता है मोलर मास, मोलर मास जो गिवन होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, कैलकुलेट द टाइम, ये टाइम टू डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ कॉपर। सुनिए, अगर ग्राम में कुछ दिया है तो समझ लो W दिया है, W, ये इतना ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, वैल्यू को ऐसे कर ले रहा हूं, पास थ्रू अ सोल्यूशन, मोलर मास इतना। अच्छा चलिए शुरू हो जाइए, क्या करना है। W कितना दिया है 1.27 ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास कॉपर का 63.5, I की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, T दिया है कितना, T तो निकालना ही है तो T लिख दो, अपान N की वैल्यू क्या है, ये बड़ा चैलेंजिंग है। अब सुनो, कॉपर सल्फेट टूटता है Cu+2 SO4 डबल माइनस, इतना तो पता ही होगा। अब कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2, जो चार्ज मेटल पर हो वही तुम्हारा N है, तो N की वैल्यू हो गई 2 इंटू हो गया 96,500। अब बात सुनो, इसको इधर ले आओ, इनको नीचे ले आओ, तनहा बचेगा क्या, T। आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, आपको पता लग जाए कितना टाइम हुआ। बोलो है आसान क्वेश्चन, अगर ये आ गया बहुत आसानी से लगेगा, क्लियर। सोल्यूशन सॉल्व करना तुम्हारा काम है ताकि तुम आगे करो क्वेश्चन दोबारा, क्लियर। आइए दूसरे पर, अ सोल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइट विद प्लेटिनम वायर। कहानी वहीं लिखी गई है दुनिया में, ये 5 एम्पियर, ये 20 मिनट। क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ द निकल डिपॉजिटेड, मास ऑफ द डिपॉजिट, नॉट मोलर मास, नॉट मोलर मास, मास पूछा है, मास का मतलब W पूछा है। तो चलिए पहले फार्मूला लगाओ, W इज इक्वल टू M इंटू आई इंटू टी अपान N इंटू एफ। आइए वैल्यू रखते हैं, ठीक है। आपसे W पूछा है, M क्या है, M है मोलर मास, क्या दिया है 58.7, I है करंट एम्पियर में, क्या दिया है 5 एम्पियर, T है टाइम 20 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। N की वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं। सुन बेटा, NO3 पर होता है माइनस, 2 बार है तो 2 माइनस, इसका मतलब Ni पर +2 होगा, तो N की वैल्यू हो जाएगी 2 और इंटू वाट 96,500। आप कैलकुलेट कर लो, क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। समझिए, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये मिनट में है, सेकंड में बदलना है तो आपको 60 करना पड़ेगा N की वैल्यू के लिए। अरे भाई आप जानते हैं ना, नाइट्रेट पर -1 होता है तो -1 2 बार है तो आगे भी +1 2 बार होगा, तो जितना चार्ज वही N की वैल्यू आ गई, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपको 6-7 न्यूमेरिकल बताए जिसके आने की बेहद उम्मीद है, काम भर की उम्मीद है, क्लियर। अच्छा, अब मैं उधर पहुंच जा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स पर। 2 न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको इरेज कर रहा हूं और इरेज करके यहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं केमिकल काइनेटिक्स का। मैं यहां पर 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, सुनिए, देखिए, अभी उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन बेटा ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि A एंड B आर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, A और B फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के क्या है रिएक्शन। व्हाट हैपन इफ B डबल्ड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। वर्ड सुनिए, डबल्ड। अब डबल वर्ड आ गया तो लोग सोचते हैं यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। पहले आप A लिखो, पहले रेट लिखते हैं R इज इक्वल टू के A की पावर 1 इंटू B की पावर 2। क्यों, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। करा अगर दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें, सुनिए, यही ब्रैकेट कंसंट्रेशन का होता है। आप कुछ करो मत, इसी के आगे 2 लगा दो, डबल करने का रहा ना, हाँ भाई चलो डबल कर दिए, चलो भाई डबल कर दिए, इनको भी डबल कर दो, चलो भाई डबल कर दिए,
तो मैथमेटिकली 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। तो बोलो आपका रेट कितना हो गया? 8K हो गया। कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। यही पूछता है। अब मान लो पूछता है b को 1/2 कर दें, a को डबल कर दें, तो अब जैसा बताया हूं वैसे सोचता। मान लो कहते b को 1/2, b हाफ कर दें, लो भाई हाफ कर दो, तो 2 1 जा 2, 1/4 हो जाएगा। अरे हाफ कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा। बात समझे ना? तो कुल मिला के आपको एक बात ये समझनी है कि b को आधा कर दें, a को डबल कर दें, ट्रिपल कर, जो भी करना हो इसी ब्रैकेट के आगे लगा दो और ऊपर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके लिख दो, उतना गुना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बड़ा फेमस है। अब एक क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ से ही सारे क्वेश्चन लगेंगे और लास्ट में आर्हेनियस इक्वेशन से एक आध दो क्वेश्चन लगते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 20 मिनट फॉर इतना परसेंट कंक्लूजन, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कैलकुलेटेड। याद करिए हम बचपन में मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ते थे कि एक मजदूर एक काम को 4 घंटे में करते हैं तो 10 लोग कितने घंटे में करेंगे। थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है टाइम वाला। तो सुनो, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट में 25% पूरा हो जाता है, मतलब 20 मिनट में 25% पूरा हो जाता है। तुम बताओ कि 75% कितनी देर में पूरा होगा? आइए बताते हैं। पहले तो फार्मूला डालो, K = 2.303/T log A/A-X। A क्या है? A है इनिशियल कंसंट्रेशन, A-X क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। एक बात का याद रहे, अगर कुछ परसेंटेज में दिया है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 रखना है। हमेशा क्या रखना है? 100 रखना है। अच्छा चल बेटा, आपसे पूछा है टाइम फॉर 75%। इस तरीके के क्वेश्चन की ट्रिक हमसे ले लो। इस तरीके के क्वेश्चन में जो पहला डेटा है, पहले परसेंटेज वाले डेटे की मदद से आपको के निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में के नहीं दिया गया। आप बताओ टी पूछा है ना, तो टी तो तभी पता लगे जब तुमको के भी पता रहे, ये भी पता है और ये भी पता रहे, तभी तो टी पता लगेगा। तो आपको क्वेश्चन में के की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो क्या करते हैं सुनिए। सबसे पहले इधर आइए, इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे K = 2.303/T log A/A-X। हम उठाते हैं फर्स्ट डेटा जो गिवन है। चलो भाई, K = 2.303, T दिया है 20 मिनट, देखते रहे, T दिया है 20 मिनट, log मैंने बोला परसेंटेज दिया है तो A हमेशा 100 होगा और 100 में से 25 जाएगा तो 75 आएगा। ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, तो हो जाएगा K = 2.303/20 log 4/3 log 4/3। तो देखो यहां आपको log 4 की और log 2 की वैल्यू क्या है? दी गई है। चलिए क्या करते हैं, तो K = 2.303/20 log, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि 2⁻² अपान क्या 3 लिख सकते हैं ना, 2⁻² अपान क्या 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको आगे ले आओ, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा K = 2.303/20 और यहां आ गया तो इंटू क्या 2 और log 2/3। ठीक है, log 2/3। अब क्या करो, अब आप जानते हैं कि log A - B = होता है log A - log B, तो आप लिख देंगे log 2 - log 3, log 2 - log 3। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको log का पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आ क्या रहा है, एक मिनट वेट करिएगा बेटा। ठीक, अगर हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या log 4 की वैल्यू दी गई थी? log 4, हाँ भाई मैं भूल गया, आपको ये इतना शॉर्ट नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको log 4 की वैल्यू दी गई है, log 4/3। क्लियर, तो आप ये हो गया log A/B, तो हो सकता है ये हो जाए log 4 - log 3। तो इनकी वैल्यू दी गई है और इनकी वैल्यू, और ये जब सब हमने मिलकर सॉल्व किया बेटा, तो ये हमारा जो ओवरऑल आ रहा है, ये आ रहा 0.0143।
0.0143 ये आ रहा है हमारा मिनट इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये हमारे के की वैल्यू आ गई। अभी तो ये के की वैल्यू आई है। अच्छा, लेकिन तुमसे के थोड़ी पूछा है, तुमसे टी पूछा है। तो चलिए अब टी की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला लिखो, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। चलो टी को यहाँ ले आओ, के को यहाँ ले आओ। तो टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। अब के तो तुम निकाल लिए, के आ गया 0.0143 लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 मानना है, लेकिन अब की 75 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 में से 75 गया 25, तो 25 चौके 100 आ गया क्या बोलो, log 4, जिसकी वैल्यू दी गई है। और अगर आप यहां से t कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 96.96 मिनट इनवर्स टी आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घबराइए मत। सुनिए, पहले वाले डेटा की मदद से, पहले परसेंटेज की मदद से के निकालो। लिख रहा हूं, पहले परसेंटेज की हेल्प से के कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है। फिर के की वैल्यू उठाकर दूसरे डेटा में रख के टी निकालना है। इस तरीके के दसों क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी 25% होगा, कभी 100% होगा, कभी 25% होगा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और बदलाव करा, रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। ये है रेट कांस्टेंट। हाउ मच टाइम will take to reduce initial concentration 1/10। जब 1/10, 1/16, 1/15 आया तो लोग लगता है यार ये तो कठिन क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, हलवा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लिखा, तुरंत लगाओ, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। क्लियर? अब आप बसो, रेट क्या पूछा, टी पूछा, टी को यहाँ ले आओ। टी पूछा है तो इसी फार्मूले से टी डिजाइन कर दो और हो गया है लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। क्लियर? ऐसा हो गया। अब एक चीज बात सुनो बेटा, अब आपको के दिया है, क्या दिया है, के दिया है 2.303, के दिया है 60, यहां रख दो 60 लॉग, यहां 1, यहां 1/10। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये बताओ। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 रहा होगा तभी तो उसका 1/10 बचा। सुनो, एक किसान के पास एक खेत है और उसके 4 लड़के हैं, चारों में 1/4 बट गया। तो बताओ पहले खेत कितना था, इनिशियली कितना था, 1 ही बीघा तो खेत था। तो शुरू में कंसंट्रेशन 1 है और लास्ट में 1/10 हो गई। अब आप इसको मैथमेटिकली आराम से सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। टी की वैल्यू निकाल लो, तो 1/10, 1/16, इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रोमियम ट्राइक्लोराइड 6 वाटर इज मिक्स विद AgNO3 2 मोल। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे क्वेश्चन जानते ही नहीं हैं और यही क्वेश्चन आते हैं मेन। ये है क्वेश्चन बर्नर की कोऑर्डिनेशन थियरी से। आपसे कहता है कि अगर ये 2 मोल AgCl से रिएक्ट कर जाए तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। तो एक ट्रिक जानो, जितने मोल से रिएक्ट करेगा उतना मोल तुमको ब्रैकेट के बाहर करना। पहले तो ब्रैकेट लगा लो ऐसे। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इनको अंदर ले आओ क्रोमियम को। मैंने क्या बोला, अगर ये 2 मोल है तो Cl के 2 मोल बाहर कर दो, तो Cl2 बाहर कर दो। तो 2 में से 1 Cl अंदर बचा, 1 Cl अंदर बचा और वाटर कितना बचा, 6 बचा। H2O का होल 6, H2O का होल 6। सुनो ध्यान से, 3 Cl था, जितना मोल लिखा हो, 3 मोल लिखा हो तो तीनों Cl बाहर होंगे, 2 मोल लिखा हो तो 2 Cl बाहर होंगे, 1 मोल लिखा हो तो 1 Cl बाहर, बाकी Cl अंदर। लेकिन ध्यान दो, अभी ये गलत है, सही नहीं है। सही क्या है, बर्नर ने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होनी चाहिए, मतलब केवल 6 लोग ही होने चाहिए। और हो 6 और कितने का है, 7, तो कुछ करना नहीं है, इनको 5 बार कर दो, 1 वाटर कहाँ कर दो, बाहर। ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अच्छा, लगे हाथ, हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी जान लेते हैं। किसी सेंट्रल मेटल एटम को जितने लोग सराउंडिंग से टच करते हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। क्लियर? तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कितना हो गया, 6। लेकिन
अगर मैं लिखता हूं COEN का होल ट्वाइज, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो कुछ लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। आप ही तो बताए थे कि सेंट्रल मेटल एटम को जितने लोग टच किए रहे वही इसकी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। रॉन्ग। आप जान लो EN एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और अगर लिगेंड बाइडेंटेड है तो वो ट्वाइस हो जाता है, मतलब इसका 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 2 नहीं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो पहले फेमस 2 क्वेश्चन ये थे। आइए सबसे फेमस, आपको पक्का 100% गारंटी आएगा, आपको NiCN का होल ट्वाइस, शायद NiCN का होल 4 है, एक मिनट रुकिए मुझे देखना पड़ेगा। NiCN का होल 4 ही हो गया, 4 में से 2, हाँ ठीक है, हमको दे दिया NiCN का होल 4, और आपसे इससे 4-5 चीज़ें पूछेगा। क्या पूछेगा? 4-5 चीज़। पहला टॉपिक आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि ये डायामैग्नेटिक होगा, सॉरी मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू √NN+2 से पूछ लेगा, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सुनो कहानी क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात नंबर 1, अगर कभी CO और CN मिल जाए 12th में केवल, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये लोग हुन्स के रूल के अगेंस्ट पेयरिंग करते हैं। अच्छा, ये क्या हुन्स के रूल के अगेंस्ट क्या है? मान लो बेटा इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो लोग पेयरिंग करने लगेंगे। ये वाला इसमें घुस जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ये वाले इनमें आ जाएंगे, ये खाली हो जाएगा, ये वाले कूद के अपोजिट इनमें आ जाएंगे, ये खाली हो जाएगा, ये वाला इनमें आ जाएगा, लास्ट के 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हुन्स के रूल के अगेंस्ट पेयरिंग। कौन करेगा? केवल CO और CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बाकी और कोई नहीं करेगा ऐसा काम। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आसान कर दूं कि आप सबसे पहले केस नंबर 1 आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम, तो जो ब्रैकेट के जस्ट बगल मिल जाए ना वही सेंट्रल मेटल एटम है। चलो निकिल हो गया, Ni, इसका एटॉमिक नंबर 28, ये याद होना चाहिए आपको। मैंने D ब्लॉक में बताया है, साइंस टीचर विपिन कृपलानी, वहां से याद कर लीजिए। क्लियर? ये हो गया Ni। अच्छा, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 तक 20 का होता है, और 3d8 ये हो गया 28 का। अपनी सुविधा के लिए 4p0 लिख लो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं है। पहले काम तो ये करना है आपको, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको? अब देखिए, अब इस पर निकिल पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मतलब केस 2 आपको कैलकुलेट करना है निकिल पर क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। और एक बात आपको बता दूं, मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में ही आती है, माइनस में नहीं आएगी। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो +2 आ जाएगी। तो Ni पर आ गया +2, और अभी लिखो 4s2 3d8 4p0, यही सेम टू सेम मैंने यहाँ उतार दिया। अभी कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। कुछ लोग +2 आता है तो 28 को 26 कर देते हैं, ये सब काम नहीं करना, आपको कॉन्फ़िगरेशन करो। अब एक काम करो, 3d को आगे करके 4s2 और 4p को पीछे कर दो। हाँ चलो सर, ये कर दिए, ताकि 4 दोनों सगे भाई साथ हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम करो। नियम ये होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से कम होता है, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी का ऑर्बिटल होता है। तो अब बनाओ 5 डिब्बे, D में 5 ऑर्बिटल्स बनाओ। इलेक्ट्रॉन फिलअप करो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और s में कितने हो गए 0, p में कितने हो गए 3। सुनिए, ऐसा हो गया। बताओ क्या CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पेयरिंग कराओ, इनको इनमें घुसेड़ दो, और ये वाला ऑर्बिटल तुम्हारा वैकेंट हो गया। अब आगे से 4 लोगों को देखो, तुम्हारे पास लिगेंड कितने हैं 4, तो आगे से 4 डिब्बे। तो ये रहा D का, ये रहा S का, ये दोनों लोग रहे P के। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। अरे ये छूट गया, इसे चिंता मत करो, अंदर से ले लो, हो गया DsP2। अच्छा, क्या सारे ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं? हाँ बिल्कुल, खाली वाले से मतलब नहीं होता। अगर सारे ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं तो कैरेक्टर डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। क्लियर? आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल,
तो चलिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगी, 6 में से 3 गए 3, ये होगा 4s2, 3d7, 4p अपनी सुविधा के अनुसार लिख लें। आओ भैया डी को आगे कर लो, सगे भाई को पीछे कर लो, 3d7, 4s2, 4p 0। क्लियर। आइए अब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो पहले 2 इनमें से उड़ाओ, अब जो बचा इनमें से उड़ाओ। तो डी में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। एस में हो गया 1 ऑर्बिटल, पी में हो गया 3 ऑर्बिटल। अब देख बेटा, क्या फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? कुछ लोग कहते हैं यहाँ CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उन बेवकूफ़ों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये लिगेंड नहीं है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। क्लियर, लिगेंड ये है। तो अब सुनो, फ्लोरीन क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं भाई, शुरू में बताए, इनके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग मत मानो तुम, वीक लिगेंड है, मतलब पेयरिंग नहीं हो सकती, ये जैसे का तैसा पड़ा रहेगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी। लिगेंड कितने हैं? 6। डिब्बे कितने खाली हैं? 1 2 3 4। चिंता का विषय है, 2 ऑर्बिटल और चाहिए हमको। तो क्या करना है सुनिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसके आगे आता है 4D। 4D, अब आगे 4D बना लो, अपने आप से बना लिया, ऑर्बिटल है तुम्हारे पास 4D का, 1 2 3 4 5। अब आगे से 6 लोग ले लो, 1 S का, 3 P का, 2 D का, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। लो भाई, बोलिए क्या अनपेयर्ड है? बिल्कुल अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो कैरेक्टर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और सुनो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की बात कर दे तो म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 1 2 3 4, तो म्यू बराबर √4 क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू √32। क्लियर, सॉरी, ये हो गया 4 2 6 चौक 24, √24। सुनो, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, n इज इक्वल टू अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड 1 2 3 4। अब एक ट्रिक बता दूं, अगर √4 निकालना नहीं है, अगर अनपेयर्ड 4 आ गया तो तुम्हारा आंसर 4 पॉइंट कुछ आएगा, रूट निकालने पे 2 आ गया तो 2 पॉइंट, इससे नहीं मतलब है। अनपेयर्ड, यहाँ को अनपेयर्ड 4, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? अगर अनपेयर्ड 4 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक आप लगा सकते हैं। क्लियर। अब सुनो, ये जो कहानी बताई मैंने, इसमें एक तीर से कई निशाना। निशाना नंबर 1, आप पहले तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई पूछा बताओ फला कंपाउंड कलर देता है कि नहीं देता, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है वो कलर देता है, वहां से कर सकते हो तुम। तीसरा, आप मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटान, यहां से मैग्नेटिक मूवमेंट वाला भी काम कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये आ रहा है तो यहां से आप 2-3 ज़्यादा जरूरी काम कर सकते हो इस टॉपिक से। अब Fe2O का होल 6 +3 वाले एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करिएगा, किस तरीके से होगा मैंने आपको बता दिया। लेकिन चलिए, मैं तब भी बता दे रहा हूँ, लिख दिया हूँ तो बता ही देता हूँ। चलो भाई, Fe पर चार्ज हो जाएगा +3, क्योंकि इनका 0 होता है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो भेज दूंगा आपको। इनका 26, 4s2 तक 20 का, 3d6, 4p 0। क्लियर। 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, पहले आगे कर लो, 3d5, 4s 0, 4p 0। आइए डी में ऑर्बिटल बनाते हैं 5, 1 2 3 4 5, s में 0, p में 3। क्लियर। अब बोलो हमारे पास ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3 4। लिगेंड कितने हैं? 6। क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं पेयरिंग कर नहीं सकता? तो आगे आ जाओ भैया, 4D में बढ़ जाओ, जैसे अभी बताया 4D में बढ़ जाओ। डी में कितने? 1 2 3 4 5, तो आगे से ले लो 1 2 3, 1 2 3, 3 1 4, 1 5, 1 6, तो क्या हो गया? sp3d2 टाइप का क्या हो गया? हाइब्रिडेशन। क्लियर। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और एक आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने चल रहा हूं, जो क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, उसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जिससे हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए। उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, क्वेश्चन और ट्रिक दोनों समझिए। इसके पहले 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं आपको, सुनिए। आप पढ़ लीजिएगा चिलेट कंपाउंड।
चिलेट कंपाउंड या किलेशन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये पढ़ के जाना है। क्लियर? आपको पढ़ के जाना है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, अभी बता दिया मैंने इस वीडियो में। कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ के जाना है। और फोर्थ स्टेबिलिटी पढ़ के जाना है कि कौन किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये आपको देखना है। अच्छा, अब मैं बताता हूं। आपको दे देगा CO EN का ट्वाइस +2 और कहेगा बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। तो बच्चा एक बात सुनो, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स मेन हैं, टेट्राहाइड्रल स्क्वायर प्लेनर 3 हो गए, और ऑक्टाहाइड्रल। सुपर ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहाइड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल में जो लीगेंड होता है उनके नंबर 4 होते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल माने लीगेंड कितना होता है, 6। लीगेंड कितना होता है, 6। मोटा मोटा जानो, अगर किसी के पास 4 लीगेंड हैं तो वो कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, केवल एक केस को छोड़कर कि चारों लीगेंड अलग अलग हों, ए भी अलग हो, बी भी अलग हो, सी भी। अरे स्क्वायर तो कभी नहीं दिखाता। टेट्राहाइड्रल में केवल एक, ए भी अलग हो, बी भी अलग हो, सी भी अलग हो, डी भी अलग हो। क्लियर? तो 4 वाले तो ऑक्टा नहीं दिखाएंगे, ओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, 6 वाले दिखाएंगे। तो आइए ट्रिक बता दूं, सुनो। अगर कोई आपको ब्रैकेट के अंदर ऐसा कंपाउंड मिल जाए जो 2 या 2 से रिंग बनाने वाला हो, तो आप जानते हैं EN रिंग हमेशा बाइडेंटेड लीगेंड ट्राइडेंटेड लीगेंड ही बनाता है। तो बोलो EN बाइडेंटेड है, बिल्कुल बाइडेंटेड है। कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब EN 2 तरीके की रिंग बना सकता है। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसा मिल जाए जो 2 तरीके की रिंग बना सकता है, तो पक्का जान लो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कंडीशन, ये तो बाइडेंटेड लीगेंड है, बाइडेंटेड लीगेंड का केस है। अच्छा, मोनोडेंटेड है तो क्या है? अगर मोनोडेंटेड है तो मान लो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम Ni है फॉर एग्जांपल, तो आप समझो कि अगर आपको लीगेंड ऐसा मिले A2 B2 C2, समझना, मान लो सेंट्रल मेटल एटम कैपिटल A मान लिए, फिर A मिल गया, A3 B2 C मिल गया, या ऐसे मान लिए A3 B3 मिल गया। बात समझना, अगर सारे मोनोडेंटेड लीगेंट हैं, और वो 3 बार आए और तीनों के चेहरे अलग अलग हों और टोटल मिलकर 6 हो, तो ये क्या बात बोल दिया, समझ नहीं पाए होंगे आप लोग। समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब 8 लीगेंट होने चाहिए, 6 लीगेंट होने चाहिए। देखो 6 हैं, 2 बार ये, 2 बार ये, 2 बार ये, चलो कोटा पूरा है। 2 3 2 5 1 6 कोटा पूरा है। 3 3 6 कोटा पूरा है। 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। तो चलिए 6 लीगेंड तो है आपके पास। समझो, ध्यान क्या देना है। 6 लीगेंड हो जिनमें से 3 के चेहरे अलग अलग हों, बोलो A अलग, B अलग, C अलग, पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाना है। A अलग, B अलग, C अलग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। A अलग, B अलग, क्या C है? इसमें कोई तीसरा नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर टोटल मिला के 6 लीगेंट हो जिनमें से 3 के चेहरे अलग अलग हो, एक जैसे ना हो। मान लो दे दिया A2 और B4, ऐसा 4 2 कितने हो गए? 6। मतलब कुल मिला के 2 लोग नहीं, 3 ऐसे होने चाहिए जिनके चेहरे अलग अलग हों, तो वो लोग आपस में क्या दिखाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। और मेरे कहने से एक पॉइंट आप और पढ़ लीजिएगा, इसका फिगर देख लेना बुक से कि COEN के होल ट्वाइस का फिगर क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पाई जाएगी, किन में नहीं पाई जाएगी। वीडियो लंबा हो रहा है,
मैं समय निकालकर आपको ज्योमेट्रिकल पर डिस्कस करूंगा। अभी तक मैंने जितना डिस्कस कर दिया, मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य यह है कि जो क्वेश्चन बताए हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आए, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, पूरी बुक बता दूँ तुमको, ठीक है? ध्यान दीजिए, अगर मेरे बताए क्वेश्चन वीडियो पेपर में 27 में आते हैं तो सभी लोग वीडियो को कमेंट करो और बताओ कि सर आपने बताया तो कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।